अब मैं आपको पार्ट 3 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका शीर्षक है सौदा। प्रस्तुत कहानी के लेखक मोहन राकेश हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार हैं। आपकी कहानियों में भोगे हुए जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है तथा संवेदना और सूक्ष्म निरीक्षण की सशक्तता देखने ही बनती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि जो लोग अवसर को न पहचान कर अतिशय चतुराई दिखाना चाहते हैं, उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। अब मैं कहानी शुरू करूँगी। दिन के 9 बज रहे थे और हर रोज़ की तरह पहलगाम के बाजार में चहल पहल आरंभ हो गई। एक व्यक्ति, जिसकी वेशभूषा से प्रकट होता था कि वह अमृतसर का लाला है, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक और खड़ा था। वह बहुत सवार कर चाकू से सेब के टुकड़े काट रहा था और उनके हाथ में देता जा रहा था। उन लोगों के पास एक दरी, सेबों की एक टोकरी, रोटी का बना एक डिब्बा था। पहले पुल की तरफ से कुछ घोड़े वाले घोड़ों की लगामें थामे हुए आ रहे थे। घोड़े वाले के बाजार में पहुंचते ही बाजार में हलचल बढ़ गई। बहुत से लोग उन्हें घेर कर आदेशात्मक स्वर में उन घोड़ों की मांग करने लगे। ज़्यादातर लोगों ने चंदनवाड़ी के लिए घोड़े लेने थे। पहलगाम आने पर लोग एक बार चंदनवाड़ी तक घुड़ सवारी अवश्य करते हैं। हालांकि चंदनवाड़ी में कोई विशेष आकर्षक नहीं था। वह अमरनाथ के रास्ते का एक साधारण पड़ाव है, पर क्योंकि वहां जाने का रिवाज है, इसलिए लोग वहां बिना अपनी पहलगाम की यात्रा पूर्ण नहीं समझते। उस लाला ने भी निश्चिंतापूर्वक सेब का टुकड़ा चबाते हुए एक घोड़े को आदेश दिया, 3 घोड़े इधर लाना भाई, अच्छे बढ़िया घोड़े हो। परंतु घोड़े वाले ने उत्तर में अपेक्षा सी दिखाते हुए कहा, 3 घोड़ों के 12 रुपये होंगे। सब घोड़े 3 रुपये में जाते हैं। लाला ने जरा झिड़कते हुए कहा, हम आज पहली बार नहीं जा रहे हैं, 4 रुपये सरकारी रेट है। घोड़े वाले ने घोड़े ठीक करते हुए पहले कैसे स्वर में कहा, 4 रुपये से कम में आज कोई नहीं जाएगा। सब घोड़े वाले उस दिन 4-4 रुपये की मांग कर रहे थे और लोग भी उनसे इसी बात पर झगड़ रहे थे। लोग कह रहे थे कि उन्हें स्वयं ही आज घोड़े वालों के दिमाग आसमान पर चढ़ाए हैं। आज क्या बात है, किसी ने पूछा। कुछ बात नहीं, एक घोड़े वाले ने उत्तर दिया, 4 रुपये सरकारी रेट है। पहले भी तो सरकारी रेट 4 रुपये था, फिर क्यों 3 रुपये लेते थे? प्रश्नकर्ता ने पूछा। यह तो मर्जी की बात है साहब, एक तरुण घोड़े वाले ने उत्तर दिया। पहले मर्जी थी लेते थे, आज मर्जी नहीं लेते। पर धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि कल किसी बाबू ने एक घोड़े वाले को इस बात पर पीट दिया था। वह उसे चंदनवाड़ी के 3 के बजाय 4 रुपये मांग रहा था। इसलिए सब घोड़े वालों ने निश्चय किया कि वे आज 4 रुपये से कम में चंदनवाड़ी नहीं जाएंगे। थोड़ी देर इंतज़ार करो जी, ये लोग अभी रास्ते पर आएंगे। लाला ने अब आगे बढ़कर कहा, आज हमें इन्हें 4-4 रुपये देंगे तो कल ये 5-5 रुपये मांगेंगे। जो जायज़ है वह देना चाहे, इन्हें जाने दीजिए, अभी और घोड़े वाले आ जाएंगे। क्योंकि उस स्थान पर काफ़ी भगदड़ हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लिए पुल की दिशा में चल दिया। उधर से बहुत घोड़े वाले आ रहे थे। उनमें से 3-4 को रोककर पूछा, पर उन्हें 1 से 4 रुपये ही मांगे। लाला निर्णयात्मक भाव से सड़क के बीच ठहर गया। पास से गुजरते हुए 3 घोड़ों को उसने ठहरा दिया और एक घोड़े वाले को आदेश दिया कि वह उसकी धर्मपत्नी को घोड़े पर बैठने में सहायता दे। दूसरे घोड़े पर उसने बच्चे को बिठा दिया
और तीसरे घोड़े की रकाब में पाँव रखकर वह प्रतीक्षा करने लगा कि घोड़े वाला आकर उसे अपने शरीर को ऊपर उछालने में सहायता दे। लाला, कहाँ चलना है? घोड़े वाले ने उसे हाथ का सहारा देते हुए पूछा। चंदनवाड़ी, उसने घोड़े पर जमकर बैठते हुए कहा। 4 रुपये होंगे। लाला ने घोड़े पर बैठते हुए विश्व विजय की तरह एक दृष्टि चारों ओर डाली और घोड़े वाले की बात को महत्व न देकर कहा, जरा बताओ लगाम किस तरह पकड़नी है। घोड़े वाले ने उसके हाथ में लगाम दे दी और कहा, 7 ही 8 8 आना बख्शिश मिल जाए। जो मुनासिब पैसे हैं मिल पाएंगे। लाला ने कहा, हम किसी का हक नहीं रखते और उसने लगाम को जरा सा झटक दिया, पर उसने घोड़े आगे चलने के बजाय पीछे की ओर घूम गया। लाला, यह नहीं चलेगा। घोड़े वाला जरा हंसकर बोला, तुम पैसे की बात करो, यह अभी दौड़ने लगेगा। तुमसे कह दिया है ना, सिर्फ ठीक पैसे दे देंगे। 4 रुपया भाड़ा और 8 आना बख्शिश। 3 रुपया भाड़ा और 4 आना बख्शिश। तो उतर जाओ लाला। घोड़े वाले ने बीच में ही कहा, 3 रुपये में कोई घोड़ा नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? लाला जरा भावावेश में के साथ बोला, वह रोज जाता है तो रोज भी जाएगा। नहीं जाएगा साहब, आज नहीं जाएगा तो हम भी घोड़े से नहीं उतरेंगे। खड़े रहो, जितनी देर खड़े रहना है। तभी जाने क्या हुआ कि उसकी पत्नी का घोड़ा सहसा बिदक कर सर पर दौड़ उठा। उस बेचारे ने संभलने की बहुत कोशिश की, पर कुछ गज जाते जाते वह बिल्कुल गिरने को हो गई। घोड़े वाले ने भागकर घोड़े को रोक दिया। लाला की इस स्थिति में था कि वह बिना घोड़े वाले की सहायता के उधर भी न सका था। उसने एक पैर रकाब से निकाल लिया, पर जमीन पर पहुंचने की चेष्टा में उसका दूसरा पैर उलझ गया। घोड़े वाले ने उसे सहारा देकर नीचे उतार दिया। तब तक उसकी पत्नी भी किसी तरह संभलकर उठ गई थी। लाला ने उतरकर बच्चे को उतारा और एक ओर खड़े होकर फिर उसी भाषा में उद्गार प्रकट करने लगा। घोड़े वाले वहां से चले गए, क्योंकि दूर कोई उन्हें हाथ से इशारे करके बुला रहा था। लाला की पत्नी ने कहा कि यदि चलना हो तो उन्हें भी और लोगों की तरह चुपचाप 4 रुपये घोड़े वाले को दे देने चाहिए। लेकिन लाला नहीं माना। उसने कहा नहीं। लाला नहीं माना। उसने देखा कि उसकी बात मानकर घोड़े वाले की आवाज़ दी और वह उसको 3 रुपये में घोड़े ले जाए। नहीं साहब, घोड़े खाली नहीं है, घोड़े वाले ने दूर से ही कहा। एक घोड़े वाला भी पास से निकलता हुआ यही कहकर चला गया कि घोड़ा खाली नहीं है। तीसरे ने उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा। आखिर एक घोड़े वाले ने रुककर कहा, 4 रुपया भाड़ा और 1 रुपया बख्शिश मिलेगा। भाड़ा तुम्हें रेट के मुताबिक देंगे। लाला ने खिसियाते स्वर में कहा, बख्शिश हमारी मर्जी पर है। नहीं साहब, घोड़े वाला बोला, बख्शिश भी पहले तय होना चाहिए। उधर एक घोड़े वाला मांग रहा है, वह 1 रुपया बख्शिश दे रहा है। और इससे पहले कि लाला निश्चय कर पाता कि बख्शिश की स्वीकृति दे या नहीं, एक घोड़े वाले ने उस घोड़े को भी बुला लिया। लाला ने बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि दौड़ाकर देखा, कहीं एक भी घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पत्नी और बच्चे को वहीं छोड़कर स्वयं बाजार का एक पूरा चक्कर लगाया, पर सभी घोड़े जा चुके थे। सहसा उसकी दृष्टि एक घोड़े वाले पर पड़ी, जो क्लब की तरफ से घोड़ा लिए बाजार की ओर जा रहा था। वह रुककर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। घोड़ा और घोड़े वाला बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और लगता था दोनों बीमार हैं। पास पहुंचने पर लाला ने घोड़े वाले से पूछा कि चंदनवाड़ी जाने का क्या लेगा। 3 रुपया। घोड़े वाले ने खांसकर उत्तर दिया। लाला के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।
उसे लगा कि अंततः विजय उसी की हुई है। उसने घोड़े वाले से कहा कि वह तुरंत 2 घोड़े ले आए। और घोड़ा आप देख लीजिए, मेरे पास तो एक ही घोड़ा है। घोड़े वाला बोला, रखना हो तो बताइए, नहीं तो मैं उधर एक मैम के बच्चों को घुमाने ले जाऊंगा। तू मेरे साथ रह, अभी 2 घोड़े और मिल जाएंगे। लाला ने कहा। उसे अपने साथ लिए वहाँ आ गया जहाँ उसकी पत्नी खड़ी थी। वहाँ जाकर उसने आत्म प्रशंसा के भाव से पत्नी को बताया कि किस तरह अब 3 रुपए में घोड़ा मिल रही है और थोड़ी देर में शायद इससे भी कम मिलने लगेंगे। इसके बाद वह पत्नी और उसके बच्चे साथ लिए हुए घोड़ों की तलाश में बाजार का चक्कर लगाने लगा। बच्चा रोटी का डिब्बा उठाया था, पत्नी सेबों की टोकरी हाथ में लिए थी और वह स्वयं दरी बगल में संभाले था। घोड़े वाला उनके पीछे पीछे घोड़े की लगाम संभाले खांसता हुआ चल रहा था। बहुत देर तक वे इस तरह बाजार में चक्कर लगाते रहे, पर कहीं उन्हें कोई घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। धन्यवाद। आज मैं आपको पाठ 2 का अध्ययन कराऊंगी, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये वे ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके खंड नहीं हो सकते। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो अर्थात बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से हो, उसे हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों में अपनी आवाज़ ही होती है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। स्वर के वर्ण भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त। ह्रस्व जिन स्वरों का उच्चारण कम समय में हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। स्वरों की मात्रा के रूप का प्रयोग। स्वर, वर्ण, व्यंजन वर्णों की मात्रा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। स्वरों की मात्राएं, जैसे आ, कै प्लस आ प्लस का, जैसे कमल। इसी तरह से ये यहाँ पर हमारे सारे स्वर लिखे गए और उनकी मात्राएं हैं। अब आता है हमारा व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख से रुककर बाहर आती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के अंदर स्थित मूर्धा, तालु आदि भिन्न भिन्न स्थानों का स्पर्श करती है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमारा कावक, चावक, टावक, तावक, पावक। कावक और चावक, टावक, ये सभी वर्ग जो है व्यंजनों के जो शुरुआत के जो शब्द होते हैं उस वर्ग का नाम दे दिया जाता है इन्हें। जैसे ये कैसे शुरू है तो ये हमारा क वर्ग हो गया। इसमें हमारे 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ड़। इसी तरह से च वर्ग। च वर्ग शुरू में हमारा च है तो ये हमारा च वर्ग हो गया। इसमें टा है तो ये टा वर्ग हो गया। इसके बाद है हमारा अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें है ये हमारे 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ये मुख से ऊष्म वायु निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का अर्थ होता है गरम। इनकी संख्या भी 4 है, श, श, स, ह। व्यंजन गुच्छ, 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर जब किसी वर्ण का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे श, त्र और श, य संयुक्त व्यंजन हैं। इनमें हमारे इन वर्णों को
मिलाकर बनाया जाता है संयुक्त व्यंजन को। जैसे कै प्लस श और इसमें आ, इनको मिलाकर हमारा बना श। मिलाकर बनाया मतलब संयुक्त किया उन्हें, तो इसलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं श, य, त्र और श्र। द्वित्व व्यंजन, एक ही वर्ण जब साथ साथ जुड़कर प्रयोग में आता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। एक ही वर्ण मतलब जैसे क, अ, च प्लस च, ये हमारा एक ही वर्ण है जो 2 बार जुड़कर आया है। जैसे कच्चा, आधा च और पूरा च, ये एक ही वर्ण है हमारा। इसी तरह से पक्का, इसमें एक ही वर्ण को 2 बार किया गया है, इसलिए ये हमारा द्वित्व व्यंजन मतलब दो एक ही व्यंजनों को जोड़ के जो बनता है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ड़ तथा ढ का प्रयोग, ड़ और ढ अलग अलग ध्वनियाँ हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होती हैं, जैसे लड़का, पढ़ना आदि। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर अल्प प्राण, जिस व्यंजन का उच्चारण आसानी से थोड़े ही प्रयास से होता है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक दबाव में श्वास वायु निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। अयोग्य, स्वरों के बाद लगकर उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अयोग्य कहलाती हैं। इसके बाद आता है हमारा अनुस्वार। वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे डंका, पंखा, शंख, शंगा आदि। इनका उच्चारण हम नाक से करते हैं और इसे नासिक्य भी कहा जाता है। इसके बाद आता है अनुनासिक। वर्णों के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु के रूप में प्रयुक्त होने वाला ध्वनि चिन्ह अनुनासिक कहलाता है, जैसे हमारा चांद, पांदना, फसना। विसर्ग, इनका प्रयोग स्वर वर्णों के ऊपर 2 चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसके उच्चारण में ह की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे अतः, ह की आवाज आई बाद में, छ, दो आदि। इसके बाद आती है हमारी वर्णमाला। वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला देवनागरी लिपि में है। ये वर्णमाला आप पढ़ चुके हैं पहले भी। वर्णों के उच्चारण का स्थान भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये इनके स्थान है, ये इनके वर्ण संज्ञा है और ये वर्ण है। इन वर्णों को इनसे बोला जाता है, इस वर्णों के स्थान से। उच्चारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। वर्णों के उच्चारण लेखक में जो भी गलतियाँ होती हैं उन्हें हम अशुद्धियाँ कहते हैं। जैसे शेर को कुछ लोग शेर बोलते हैं, ग्रह को ग्रह, ठीक है। इसके बाद है स्वरों से संबंधित अशुद्धियाँ। स्वरों से संबंधित 4 प्रकार की होती हैं अशुद्धियाँ। जैसे कुछ लोग हस्व स्वर की जगह दीर्घ स्वर की जगह हस्व का उच्चारण कर देते हैं, जैसे वह 3 दिन नहीं आया। ये हमारा इसमें ज़्यादा समय लगा दिया, द पर हमारा कम समय लगना है। यहाँ पे हस्व की जगह दीर्घ आना है, जैसे वह 3 दिन नहीं आया। वह ईसाई धर्म नहीं मानता, वह ईसाई धर्म नहीं आता। यहाँ पे बड़ी छोटी की मात्रा आएगी और यहाँ पे बड़ी ई आएगी। दूसरा है कभी कभी हम बीच में आधे अक्षर को पूरा अक्षर की तरह बोल देते हैं, जिसके कारण गलती हो जाती है। जैसे कारंड बनवा ले, अपना कार्ड बनवा ले। कारण कुछ नहीं होता है, हमारा होता है ये कार्ड। कमरे का बल्ब टूट गया, ये हमारा आधा लगना है लेकिन इसको पूरा लगा दिया है। कमरे का बल्ब टूट गया, इस तरह से। इसके बाद है कभी कभी हम पूरे उच्चारण को भी आधा कर देते हैं, जैसे तुम्हारा उत्तर गलत है। ये गलत नहीं होता, ये क्या होता है? गलत। स्वर्ग और नरक में बहुत अंतर है। ये हमारा नरक नहीं होता, ये हमारा होता है नरक। स्वर्ग और नरक में बहुत अंतर है। इसके बाद है कभी कभी आधे अक्षरों से शुरू होने वाले शब्दों में स्वर ई या अ जोड़ देते हैं, जिसके उच्चारण से ये अशुद्ध हो जाता है। जैसे स्कूल नहीं गए, ये क्या होता है हमारा? स्कूल।
गाड़ी इस स्टेशन पर आने वाली है। ये क्या होता है हमारा? गाड़ी स्टेशन। स्टेशन नहीं होता, क्या होता है? स्टेशन। इस प्रकार की गलतियाँ। व्यंजनों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। व्यंजनों में र की गलतियाँ अत्यधिक होती हैं, जैसे प्रकार का उच्चारण प्रकार की तरह है, कर्म का उच्चारण कर्म, इस तरह से। र के उच्चारण में भी बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। र में भी बहुत गलतियां होती हैं, जैसे भ्रम क्रम प्रण आदि को र को भय के पै के साथ मिलाकर बोलना चाहिए। इसके बाद है हमारा र का अंतिम अक्षर ऊपर लगा हो, जैसे धर्म शर्त आदि, ये गलती होती है। टैठ है डैढ़ द में र मिला है, जैसे ट्रक ड्रामा ड्रम आदि में, इस तरह से। इसमें नीचे लगता है र, कभी इनमें ऊपर र नहीं लगता है। यदि अक्षर में र की मात्रा में र की मात्रा लगी हो तो अक्षर इस प्रकार से बोला जाता है जैसे री की मात्रा लगी हो, जैसे कृपा वृक्ष। ठीक है। इसके बाद है व्यंजनों के उच्चारण में दूसरी अशुद्धि संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में होती है, जैसे पुत्र। पुत्र नहीं होता है हमारा, क्या होता है? पुत्र। मित्र नहीं होता, मित्र होता है। क्षेत्रीय नहीं होता, क्षेत्रीय होता है। इसी तरह व्यंजनों के उच्चारण में सबसे अधिक अशुद्धियाँ मिलते जुलते व्यंजनों और शब्दों के उच्चारण में होती है, जैसे कल काल, काम कम, मिल मेल, दिन दिन, पिता पीता, जाति जाति, इस तरह से। उच्चारण संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। फ का उच्चारण फ की तरह नहीं करना चाहिए, जैसे फल का उच्चारण फल की तरह तथा फूल का उच्चारण फूल की तरह किया जाना अशुद्ध है। क ख ग तथा ज ध्वनियों में केवल अरबी फारसी भाषा के शब्दों में किया जाता है। कुछ अशुद्धियाँ हमारी ये इस प्रकार से दी गई हैं, जैसे अधीन का अधीन, आलोचना का क्या होता है हमारा? आलोचना। पारिवारिक नहीं होता, पारिवारिक होता है। बुद्धि नहीं होता, बुद्धि होता है। छोटी की मात्रा आती है इसमें, ई का ई हो जाता है, आ का आ हो जाता है, ई का ई, ऊ का औ हो जाता है, औ का ऊ हो जाता है। इसका हम उल्टा कर देते हैं, जैसे यहाँ बड़ा हुआ है तो ये छोटा हो जाएगा, यहाँ छोटा है तो यहाँ बड़ा हो जाएगा, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ र का र हो जाता है, र का र की अशुद्धियाँ। ठीक है। ए का आई, ब का बा, श का श और सा, और र की अशुद्धियाँ, जैसे प्रशंसा। ये क्या होता है हमारा? प्रशंसा। श आता है, स नहीं होता है यहाँ पर, श और सा। ठीक है। अभिषेक नहीं होता, अभिषेक होता है। अल्प प्राण और महाप्राण मैं आपको ये भी बता चुकी, जैसे कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। घनिष्ठ, घनिष्ठ। ओ और औ की अशुद्धियाँ। उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है। पड़ोस नहीं होता, पड़ोस होता है। अनुस्वार अनुनासिक की अशुद्धियाँ। गंवार नहीं होता, गंवार होता है। अंधेरा नहीं होता, अंधेरा होता है। इसी तरह विसर्ग की अशुद्धियाँ होती है। अत नहीं होता, अतः। दुख, दुख। न और ण की अशुद्धियाँ। किरण नहीं होता, किरण होता है। चरण, चरण। पेड़, पेड़। पेड़ है नहीं होता, पेड़ होता है। बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा होता है। य और ज की अशुद्धियाँ। जजमान, जजमान नहीं होता, यजमान होता है। ठीक है। योग्य नहीं होता, योग्य होता है। ज की जगह या। छ और श की अशुद्धियाँ। आकांक्षा नहीं होता, क्या होता है? आकांक्षा। शास्त्र नहीं होता, छात्र होता है। व्यंजन गुच्छों की अशुद्धियाँ। उज्ज्वल नहीं होता, उज्ज्वल होता है। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। चिन्ह, चिन्ह। रेफ संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे क्या होता है हमारा? कार्यक्रम, कार्यक्रम लिखा है यहाँ पर, ये होता है हमारा कार्यक्रम।
नर्क नहीं होता, नरक होता है। इसी तरह हमारी ये अन्य अशुद्धियाँ हैं, जैसे पूजनीय है, पूजनीय है, पूजनीय लिखा है यहाँ पर, शुद्ध क्या होता है हमारा, पूजनीय है। इसी तरह गृहस्थ लिखा है, ये क्या होता है हमारा, गृहस्थ। ठीक है। श्रृंखला क्या होता है हमारे, श्रृंखला। रचयिता, रचयिता नहीं होता, क्या होता है हमारा, रचयिता। ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद में वा के ऊपर रहता है, श के ऊपर नहीं आता है। ठीक है। इसी तरह से आप इन सभी अशुद्धियों को कर लेंगे। धन्यवाद। Hello students, today we will learn chapter number 2, that is fractions and decimal, and exercise 2a, that is fractions and decimals 2a. Now question number 1, 7 upon 16 plus 5 upon 16. So children, whenever we have same denominator, we write it as one time. Whenever we have different denominator, we take LCM. So we have same denominator, we'll write it as one time, and we will add the numerator because we have add sign in between. So 7 plus 5 is equals to 12 upon 16. Now we'll reduce this. 2 6 are 12 and 2 8 just 16. 2 3 just 6 and 2 4 are 8. So now 3 upon 4 we have got as answer. Question number 1, part number 2, 13 upon 16 plus 11 upon 2. Now we have different denominators. So what we will do, we will take LCM of these two numbers. We'll start from 2, 2 8 just 16 and 2 6 are 12, 2 4s are 8 and 2 3s are 6, 2 2s are 4 and 3 will write as it is, 2 1s are 2 and 3 will write as it is, 3 1s are 3. So we have these factors, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2 just 16. 16 multiplied by 3, 16 3s are 48. So now in place of both these number we will write 48. 16 will come 3 times in the table of 48 will come 3 times in the table of 16. So we will multiply 3 by 13 plus 12 in the table of 12. 48 comes 4 times, 4 multiplied by 11, 13 3s are 39 plus 44 upon 48. Now 39 plus 44 we will got it 83 upon 48. Now when we will divide this, we will got 1 whole 35 upon 48 as answer. So rest of the parts, children, you have to do in your notebook by your own. Now question number 2, part 1, 16 upon 5 minus 2 upon 3. Again we have different denominator. So children, what we will do, we will again take LCM of these two numbers. 3 1s are 3, 5 we will write as it is, 5 1s are 5. So we have these two factors and we'll multiply these two factors. 5 3s are 15. So in place of 5 and 3 we will write 15. Now we will multiply 3, 5 3s are 15, 3 by 16 minus 2 5s are 15, so we will multiply 5 by 2. 16 3s are 48 minus 5 2s are 10 upon 15. 48 minus 10 is equals to 38 upon 15. So we have got this answer because we cannot reduce this. So we have done this much of question, and its fifth part is 4 whole. Its fifth part is 4 whole 5 upon 6 minus 2 whole 3 upon 10. We will first change it into the simple fraction and we will do like this. Now question number 3, part 1, 5 upon 14 from 9 upon 14. So we'll subtract this number from this number. So we'll write 9 upon 14 first and then we'll subtract this. We have the same denominators, so we'll write it as one time and we will subtract our numerator. 9 minus 5 is equals to 4 upon 14. 2 2s are 4 and 2 7s are 14. So our answer is 2 upon 7. Our question number 4 is 11 whole 1 upon 13 plus 5 whole 3 upon 26 plus 1 whole 7 upon 52. So first of all we'll change it into the simple fraction. Here we'll show you question number 4, part 1, 11
whole 1 upon 13 plus 5 whole 3 upon 26 plus 1 whole 7 upon 52. So first of all we need to change it into the simple fraction. 13 multiplied by 11, that is 143. So 143 plus 1, 144 upon 13 plus 26 plus 5. 26 plus 5, 26 multiplied by 5, 130 plus 3, 133 upon 26 plus 52 ones are 52 plus 7, 59 upon 52. So we will take LCM of these three numbers in the rough column. 2 ones are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 13 will write as it is. Then again 13 and 13 will write, 2 ones are 2 and 2 3s are 6, and here 13 ones are 13. So our factor is 2 multiplied by 2 multiplied by 13. 2 2s are 4 multiplied by 13. 13 4s are 52. So in place of all three numbers we'll write 52. 13, in the table of 13, how many times 52 comes? 4 times. 13 4s are 52. So we will multiply 4 by 144 plus 26. In the table of 26, how many times 52 comes? That is 2 times. So we will multiply 133 by 2. 52 ones are 52 we know. Then we will multiply 1 by 59. So 4 multiplied by 144 is equals to 576 plus 13 2s are 266 plus 59 ones are 59 upon 52. So we will add all three numbers and we will get 901 upon 52. So when we will divide it, because we cannot reduce this, so we'll divide this 52 multiplied by 901. 52 ones are 52. Then 38 will left. 1 will take from here, and then 52 sevens are 364. Then we have got 17. So that means 17 whole 17 upon 53. 17 whole 17 upon 52 as answer. Our question number 5th is perform the following subtractions. Our part number 1 is 17 whole 6 upon 17 minus 12 whole 12 upon 51. So first of all we need to change it into simple fraction like this, children. You can see here. Question number 5. 17 whole 6 upon 17. 17 will multiply 17 by 17 and we will subtract number 6. So 17 and then we'll add it. We'll got 295 upon 17 and 12 whole 12 upon 51 will get 624 upon 51. So now again we have different denominators. What we will do, we will take LCM of these two numbers, that means 17 upon 51. So here 3 ones are 17 will write as it is, 3 ones are 3 and 27, 3 sevens are 27, then 17 ones are 17. So 3 multiplied by 17, that is 51. So in place of both these numbers we will write 51. 17 in the table of 17, how many times 51 comes? 3 times. So we'll multiply 3 by 295 minus 51 ones are 51. So we'll multiply 624. So that means 295 multiplied by 3885 minus 64 ones are 624 upon 51. So here we'll subtract 885 minus 264. We will get 261 upon 51. And when we will divide this, we will get 5 whole 6 upon 51 as answer. Now question number 6, children, part 1. Simplify. Again you have to change it into simple fraction. 8 whole 1 upon 9 minus 5 whole 1 upon 8 minus 2 whole 7 upon 24. So 7 nines are 63. 8 nines are 72 plus 1, that is 73 upon 9 minus
8 5s are 40 plus 1, 41 upon 8 minus 24 multiplied by 2 plus 7, we will get 55 upon 24. Again we will take LCM of these three numbers, 9, 8 and 24. Again we'll start from 2. 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4. 9 will write as it is, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6. Again 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So how many factors we have? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. 2 2s are 4 and 4 2s are 8, 3 3s are 9. So 8 9s are 72. In place of all three numbers we will write 72. So in the table of 9, how many times 72 comes? We know 8 times. So we will multiply 8 by 73 minus, in the table of 8, how many times 72 comes? 9 times. So we will multiply 9 by 41 minus 24. We will multiply, in the table of 24, we will see how many times 72 comes. That means 3 times. So we will multiply by this. Now 73 multiplied by 8, we will got 584, and 41 multiplied by 9, we will get 369 minus 55 multiplied by 3, we will get 165 upon 72. Now we will apply BODMAS rule. Here with this number we have in add, plus, and rest of the numbers we have in subtract. So minus minus plus, we will plus and we'll write 584 as it is, and then we will add these two numbers, 369 plus 165, we will get 534 upon 72. So when we will subtract, we will get 50 upon 72, and then we have answer, because we cannot reduce this. Now we have question number 7, children. Our question number 7 is, what must be taken from 3 whole 1 upon 2 to leave 2 whole 1 upon 3? So children, we have to first of all need to change it into the simple fraction. 2 3s are 6 and plus 1, that is 7 upon 2. 3 2s are 6 plus 7 plus 1, 7 upon 3. Now we will subtract it, because the question is saying what we must have to taken away from this number. So we'll subtract it. Again we have different denominators, so what we will do, we will take LCM. 2 1s are 2 and 3 and 3 1s are 3. 2 3s are 6. So here 2 in place of in the table of 2, how many times 3 come, how many times 6 come? 3. 2 3s are 6, so we'll multiply 3 by 7, multiply 3 2s are 6, so we'll multiply 2 by 7. 7 3s are 21 minus 2 7s are 14 upon 6. So here we will subtract 21 minus 14, we will get 7 upon 6. So after dividing it, we will get 1 whole 1 upon 6 as answer. So 1 whole 1 upon 6 must be taken from the number 3 whole 1 upon 2, and we'll write it as answer. Question number 10, I'll read. You can see here. A milkman has 12 whole 1 upon 2 liters of milk. He sells 1 upon 4 of it. How much milk is left with him? Again we'll subtract 12 whole 1 upon 2 and subtract minus 1 upon 4. Here I'll show you 12 whole 1 upon 2 minus 1 upon 4. We need to change it into simple fraction. 2 12 2s are 24 plus 25 upon 2 minus 1 upon 4. You can take out your answer by your own. And here question number 11th, I'll read the adjoining figures carefully and find the perimeter of triangle ABC. Here we have 3 sides. We know the formula how to find out the perimeter of triangle. Side plus side plus side. So 7 plus 10, 7 upon 10 plus 4 whole 1 upon 2 plus 2 upon 5. In the second part also, the questions which we have taken, we have solved in your assignment which you will receive, and rest of the questions you have to do by your own. So children, do your work. Thank you.